कितना ये कांटे का मुकाबला होने वाला है इस बार और कितनी आपकी तैयारी है? झूठ और सच की लड़ाई वैसी ही है जैसे राम रावण युद्ध हुआ था। तो देवेंद्र यादव जी के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा इधर उधर लोगों से मिलते रहते हैं, गली गली में घूमते रहते हैं, हर तरफ उनकी चर्चा रहती है। नहीं, उनकी चर्चा तो रहती है, उनकी चर्चा तो राष्ट्रीय स्तर पर है। यहाँ पे 36 वादे करके आई थी सरकार, 36 वादे, छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादे। उनमें से कितना पूरा हुआ है? क्या मानते हैं आप, कितना नंबर देंगे इसको लेकर? शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा भी उभर के सामने आ रहा है धीरे धीरे फिर से। इन्होंने 36 में से 2-4 मुद्दों को छुआ है और वो भी काट काट के छुआ। बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, यहाँ अभी भी जांच सरकार तो कह रही है कि हम लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, हम कोने कोने से जो आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और वैसे में राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है और उसी को नापने के लिए हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से आपको मिलवा रहे हैं, प्रत्याशियों से मिलवा रहे हैं, विधायकों के कामकाज से आपको रूबरू करवा रहे हैं, साथ ही लोगों की प्रतिक्रिया भी जान रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुँचे हैं भिलाई नगर। यहाँ से पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे जी अभी वर्तमान में फिर से चुनाव लड़ने वाले, बीजेपी ने एक बार फिर से उम्मीदवार उनको घोषित किया है और उन्हीं के बीच में आज हम आए हैं और चुनावी बातचीत करेंगे, कुछ निजी बातचीत करेंगे। हमारे साथ है आज प्रेम प्रकाश पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम का एक पड़ाव रहता है सर। सबसे पहले हम लोग अक्सर जिन जिन लोगों से मिलते हैं, हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा झांकना चाहते कि वो पहले कैसे थे, कैसे वो राजनीति में आए, उनके संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो आपके जीवन के बारे में आप हमें बताइए, फिर उसके बाद में राजनीतिक चर्चा पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग तो पहले भिलाई के कैंप 1 में रहते थे। बाल मंदिर से लेके हम लोग कैंप में ही रहे और स्कूल एजुकेशन हम लोगों का भिलाई विद्यालय में रहा, तब भी हम कैंप में रहते थे। हम लोग खुद ही वहाँ उस समय बाहर शौच जाने का होता था, चटाई के क्वार्टर थे और पानी खुद जो है दोनों हाथ से भर के हम लोग लाइन लगा के पानी भर के ले आते थे। और उस कालखंड से लेके मेरा वारंगल इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था एडमिशन, लेकिन हमारे जो मोहल्ले के लोग थे उन लोगों ने घर वालों को बोला कि अरे कहाँ उतना दूर जाएगा, और तब हम दुर्ग साइंस कॉलेज में पढ़ने चले गए। और साइंस कॉलेज में पढ़ने गए तो फिर वहाँ से 1975 में आपातकाल लगा इंदिरा गांधी का। 1976 में एक रैली कॉलेज की निकली, उसके विरोध में छात्रों द्वारा, उसमें हम भी शामिल हुए। फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए हम लोग और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं फिर 77 में नगर सचिव रहा, 78 में नगर का अध्यक्ष रहा भिलाई नगर का, और 79-80 में फिर मैं दुर्ग साइंस कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। उस समय छत्तीसगढ़ में एक ही यूनिवर्सिटी होती थी, रविशंकर यूनिवर्सिटी, उसका मैं छात्र संघ का सचिव रहा। तो इस हिसाब से फिर युवा मोर्चा, फिर प्लांट में मैंने काम किया 82 से 90 तक, फिर भारतीय जनता पार्टी। प्लांट में कौन से? ये भिलाई स्टील प्लांट पे। किस पद पे थे सर, क्या करते थे? हम लोग केमिकल असिस्टेंट कम ऑपरेटर, सीनियर ऑपरेटर SOT के माध्यम से लगे थे। और उसके बाद हम लोग ट्रेड यूनियन में भी काम किए, BMS का, बीजेपी का काम करते रहे। तो बीजेपी का काम करते करते ज़िले का पहले मैं उपाध्यक्ष बना, फिर महामंत्री संगठन, और पूरा ये जो भिलाई ज़िला था फिर हम लोग काम करते हुए 90 में मैं पहली बार पार्टी ने टिकट दिया तो हम लोग चुनाव लड़े और जीत गए। और पहली बार ही जब मध्य प्रदेश एक था तब माननीय सुंदरलाल जी पटवा के नेतृत्व में उनके कैबिनेट में शामिल होने का अवसर मिला। पहले उच्च शिक्षा राज्य मंत्री बना, फिर कृषि राज्य मंत्री बना। तो इस हिसाब से
राजनीतिक जीवन का सफ़र, जिसको पार्लियामेंट्री लाइफ बोले, तो प्रारंभ हुआ। ये इमरजेंसी के दौर से आप आए हैं, तो गुरु कौन किनको मानते हैं आप? राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं? देखिए, उस कालखंड में तो सबके जो अ, पूरे नेशनल लेवल की जो राष्ट्रवादी विचारधारा के अगर आइकॉन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जयप्रकाश नारायण को बहुत से लोग मानते हैं, इसीलिए मैं आपसे जानना। जयप्रकाश नारायण जी ने उस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन हम लोग जिस राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े थे तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे शुरू से ही, चूँकि हम सब के आइकॉन थे, और प्रदेश में हमारे सुंदरलाल पटवा हमारे नेता। अब आप आपके जीवन से अब हट के अब राजनीतिक संदर्भों पर आते हैं सर। अब शिक्षा मंत्री रहे आप पिछली बार, इस बार फिर से आपको टिकट दिया है। पिछली बार लेकिन करारी आपकी हार हुई थी, क्या कारण रहा पिछले बार, और इस बार क्या सुधार करेंगे उनको लेके? देखिए, पिछली बार ये जो भिलाई है लघु भारत है, इसमें हर समाज के, हर आय वर्ग के, इसमें भिलाई स्टील प्लांट के भी वर्कर्स हैं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के भी वर्कर्स रहते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स रहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के रहते हैं, और हर तरह का मतदाता यहाँ रहता है। तो पिछली बार बल्कि ग्रामीण क्षेत्र वाले भी रहते हैं कुछ, जिनके आसपास गांव हैं। पिछली बार 15 साल हम लोगों की सरकार हो गई थी, और कांग्रेस ने समाज के हर वर्ग के पास जब वो जन घोषणा पत्र अपना बनाने गए, तो जिसने जो कहा उस मांग को उन्होंने रख दिया। जिसको बोलते हैं ना कि हथेली पे सरसों उगा लेना, तो भाई हथेली पे सरसों उगेगा, हाँ वो भी उगेगा। तो एक तमाम लोगों की जो भावनाएं थी, जिन्होंने जो बोला उसमें वो हाँ बोलते गए। लोगों को लगा कि एक बार ये 15 साल हो गया ये बोल रहे हैं, तो इनको भी एक बार देख लिया जाए। सबके मन में यही भाव था कि एक बार देख लिया जाए। तो चारों तरफ की जो हवा थी, उस हवा का असर हम लोगों को भी पड़ा। तो हम लोग लगभग 2800 वोटों से, 2849-50 वोट से पराजित हुए। लेकिन आप तो पार्टी की बात कर रहे हैं, आप अपने हार के पीछे क्या वजह मानते हैं? पिछली बार चूँकि 15 सीटें आई बीजेपी के खाते में, और बहुत मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीत गई, लेकिन आपके हार के कारण कारण क्या रहा? मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे सबका थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है। नेशनल लेवल का भी कुछ असर था, कुछ आपके प्रदेश का था, कुछ जैसे यहाँ किसान रहते थे उनको लगा कि यहाँ पे ये हो जाएगा, कुछ कर्मचारी रहते थे जिनके अपने इश्यूज थे स्टेट गवर्नमेंट के, कुछ ऐसे जो कर्मचारी थे जो डेली वेजेस में थे, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में थे, उनको इन्होंने कहा कि हम परमानेंट कर देंगे। महिलाओं को लगा कि नशा आ जाएगा। और एक सबसे बड़ा झूठ जो बोला गया यहाँ बीएसपी के जो कर्मियों के लिए, वो वर्तमान विधायक, वर्तमान प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं देवेंद्र यादव के द्वारा, कि हम लीज ला देंगे। ये बड़ा झूठ था। जो यहाँ के बीएसपी के कर्मचारियों को कि हम 6ठा फेज की लीज ला देंगे, 5 फेज की लीज में जो मकान मिले थे उसके अतिरिक्त 6ठा फेज की लीज ला देंगे। सबको लगता है, हम लोगों से भी लोगों ने कहा, हमने कहा कि भाई लीज तो नहीं आएगा, और हुआ भी यही है। पिछले 15 साल में 2-2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी जो है, कोई 90 दिन में, कोई 5 साल में, कोई कितने दिन में वादा करते हैं, और उसके बाद 5 साल बाद फिर जब जनता को लगता है कि अरे फिर ठगा गए। तो ये बड़ा एक कारण था कि लीज का जो मुद्दा था, वो बीएसपी के कर्मचारियों को लगा कि
ये लीज ला देंगे। दूसरे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो घरों में काम करते हैं, जो ऐसे जो बीएसपी टाउनशिप में जो लोग रहते हैं, जो घरेलू नौकर मतलब जो काम करते हैं घरेलू, उनके लिए इन्होंने कहा कि हम सबका मकान बनवा देंगे। मकान किसी का नहीं बना। तो ऐसी सारी जो घोषणाएं थी, तो उन घोषणाओं का कहीं न कहीं असर हुआ कि लोगों को लगा कि चलो ये कर देंगे। और हम लोग स्पष्ट बोलने वाले, हम लोग सच बोलने वाले। तो सच और झूठ की लड़ाई में झूठ जो है एक बार तो ज़रूर जीतता है, लेकिन दोबारा जब झूठ का चेहरा, उसका चेहरे से नकाब उतर जाता है, तब पता चलता है कि सही क्या और गलत क्या। जनता का भ्रम खत्म हो गया। झूठ और सच की लड़ाई आप बता रहे हैं, इस बार फिर से आप दोनों आमने सामने हैं देवेंद्र यादव जी के पास। कितना ये कांटे का मुकाबला होने वाला है इस बार और कितनी आपकी तैयारी है? झूठ और सच की लड़ाई वैसी ही है जैसे राम रावण युद्ध हुआ था। मायावी रावण, और उसी दिशा में हम लोग राम भक्त हैं, और उसी दिशा में युद्ध होगा। कांग्रेस और कांग्रेस का प्रत्याशी पूरा मायावी है। यहाँ के लोग बोलते हैं कि बहुरूपिया है। तो हम लोग ऐसे मायावी को ना भी हम लोग भी जान गए हैं कि कहाँ मारना है। और जनता तैयार है, क्योंकि जो झूठ है उसका, लोग बोलते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। पाँव नहीं होते तो तेज दौड़ता है। तो जैसे आकाश में एक कुहासा छाता है और उसके बाद वो समय पे खुद ही फट जाता है। तो 5 साल तक जो झूठ का कुहासा था, वो लोगों को समझ में आ गया कि सही क्या है और गलत क्या है। और मुझे जानने वाले भले के अच्छे से जानते हैं कि मैं चुनाव हार जाना पसंद करता हूँ, लेकिन कभी झूठा वादा नहीं किया। झूठा वादा नहीं करते, लेकिन तो देवेंद्र यादव जी के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा इधर उधर लोगों से मिलते रहते हैं, गली गली में घूमते रहते हैं, हर तरफ उनकी चर्चा रहती है। तो उनके कामकाज को लेकर आपको क्या कहना है? चर्चा तो रहती है, उनकी चर्चा तो राष्ट्रीय स्तर पर है। समझ रहा हूँ इशारा क्या है, मैं आऊँगा उसी पे। नेशनल न्यूज़ में भी है। तो अब चर्चाएं तो अलग अलग हैं। चर्चाएं उनकी भी है, उनके भाई की भी है। तो चर्चाएं होना अलग है। वो एज ए एमएलए उन्होंने कोई भी जिसको गिनाने लायक काम किया कहा जाए, कोई भी एक भी ठोस कार्य नहीं किया, एक भी। हम तो चुनौतीपूर्ण करते हैं जो उनकी कल्पना का हो और ज़मीन पे उतारा। वो तो कह रहे हैं कि हम कैंपों में बड़े बड़े गार्डन बनाए हैं, जो आपके समय में नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया है। तालाबों का सौंदर्यीकरण यहाँ तक हमने किया है, लोगों के आवास हम दिला रहे हैं। सारा झूठ है। कुर्सी पार के बापू नगर से लेकर के भिलाई का आज जितना तालाब बना है, जितना, वह सब भाजपा शासनकाल में बना है। कुछ तालाब और कुछ गार्डन के इन लोगों ने सिर्फ फीता काटा। उस केनाल रोड जिसका इन्होंने विरोध किया, वो केनाल रोड भी हम लोग बनाए, बाद में ये फीता काटे। इंग्लिश मीडियम स्कूल 2 ठो हम लोगों ने खोला। हम जब खोले थे तो सीबीएसई सिस्टम का था, आज वो सीजी बोर्ड से जोड़ दिए और नाम स्वामी आत्मानंद रख दिए। एक भी कुर्सी पार का जो अंडा चौक कहलाता था, जो श्री राम चौक का आज गार्डन है, वो हम लोगों ने बनाया। सेक्टर 2 का जो मिनी फुटबॉल स्टेडियम, वो हम लोग बनाए। सेक्टर 1 का अगर हम देखें तो क्रिकेट ग्राउंड जो है वो हम लोगों ने बनाया। इवन देन ये जहाँ रहते थे एमपी हाउसिंग बोर्ड का, वो क्रिकेट ग्राउंड भी हम ही लोगों का बनाया, जो स्टेडियम है। अभी तक इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं जो सोचा हो और किया। शिक्षा के लिहाज से देखा था,
यहाँ पर संभावनाओं की कोई कमी नहीं, बड़े बड़े आईटी बहुत सारी संस्थाएं खोली जा सकती है, अलग अलग क्षेत्रों से छत्तीसगढ़ के यहाँ पढ़ने आते हैं। आपके रहते यहाँ पर कौन कौन से काम हुए थे, और अगर इस बार अगर टिकट मिल चुका है, अगर आप जीत के आते हैं तो भिलाई को एक बेहतर भिलाई बनाने में आप क्या क्या सोच रखते हैं? देखिए, हम लोगों ने जैसे गरीब लोग जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़े, इसके लिए इंग्लिश मीडियम के 2 स्कूल खोले थे, जिसका नाम स्वामी आत्मानंद रखते, वो CBSE बोर्ड का था। कुर्सी पार में कॉलेज खोले और आसपास कई नए कॉलेज हम लोगों ने लगभग 33 से ऊपर कॉलेज खोले, जामुल में खोले, इधर मुरमुंदा और इधर जो है अन्य जगहों पे। कुर्सी पार में हम लोग कॉलेज खोले, यहाँ लाइवलीहुड कॉलेज खोले जहाँ की स्किल डेवलपमेंट के लिए लोगों को स्किल अप किया जाए। फिर हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ले आए, यहाँ पे हमने हेमचंद विश्वविद्यालय खोला, यहाँ पे हमने IIT तक ले आया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का एकमात्र सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो IIT, वो भी भिलाई में खुला। ESI अस्पताल जो है हमारा बन रहा है जो मज़दूरों के लिए। ESI में जो मज़दूर हैं उनके लिए हम लोगों ने अपने शासनकाल में कैशलेस उनकी व्यवस्था की कि कैशलेस हॉस्पिटल जो है, रेफरल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल बनाया। उस समय जो चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल, BSP अस्पताल, उसको रेफरल अस्पताल बनाया यहाँ के मज़दूरों के लिए। इस हम लोगों ने आने वाले भी समय में हम लोग कॉलेज के लिए पैसा 4 करोड़ 67 लाख कॉलेज बिल्डिंग का दिया हुआ, उसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री किए हैं और आज तक एक ईंट नहीं रखी गई। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं कि ईंट नहीं रखी गई, लेकिन देवेंद्र यादव जी ने एक कहा था, एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आपने भी चुनाव से पहले कई ऐसे भिलाई के लिए वादे किए थे, लेकिन सिर्फ वो कागज़ों में थे, धरातल पे कभी उतर नहीं पाया। कौन सा? बहुत सारे भूमि पूजन हुए, कहीं गार्डन बनाना है, कहीं कुछ करना है। कौन सा गार्डन? ऐसे कोई गार्डन नहीं जिसका हम लोगों ने भूमि पूजन किया, उसका पैसा नहीं और उसका काम नहीं चला। बल्कि हम लोगों ने जो 32 करोड़ रुपया यहाँ ले आया था विभिन्न योजनाओं का, ये सरकार बनते ही 32 करोड़ रुपया पहले दिन वापस ले गई। यहाँ तक कि 40 लाख रुपया वो जो सौभाग्य योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा BSP क्षेत्र के ऐसी श्रमिक बस्तियों में जहाँ बिजली देना था, उनको 2,500 रुपया कनेक्शन का लगना था, वो 40 लाख रुपया तक वापस हो गया। सेक्टर 5, सेक्टर 10, सेक्टर 4, आपके माया नगरी, सुपेला, सेक्टर 6, इन बस्तियों में जो मीटर लगना था वो नहीं लगा और 5 साल में नहीं ही लगा अभी तक। जी, यहाँ रोज़गार की अगर बात की जाए सर, बहुत से इंडस्ट्री है यहाँ पे, लेकिन स्थानीय लोगों को बहुत सारी शिकायतें रहती हैं कि हमें यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा, कई लोग बाहर भी जाते हैं। तो ये बीते 5 सालों में आपके दृष्टिकोण से कितना रोज़गार यहाँ पे उपज पाया है, और आपके समय में कैसी स्थिति? देखिए, इन्होंने औद्योगिक नीति में कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 90% अनस्किल्ड लेबर जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को लेंगे और 10% जो है बाहर से जो ऊपर के बनाएंगे। सवाल है कि एक भी इंडस्ट्री आई ही नहीं। कई हजारों करोड़ के MOU किए, लेकिन 1 रुपये का MOU जमीन पे नहीं आया, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। हम लोगों ने हथखोज में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए वहाँ SEZ के नाम पे ज़मीन किया, मुख्यमंत्री जी के बाजू में है, और वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों को ले आके बसा दिया। जो इंडस्ट्री की ज़मीनें हैं उस इंडस्ट्री की ज़मीनें पे बसाए गए हैं, आप जाके देख लो। जो जहाँ इंडस्ट्री खुलना था वहाँ वो बस गए हैं और पूरा उनका आबादी हो गया। तो ये काम एक नहीं किए। हम लोगों के समय तो बहुत से आई, बहुत सी सीमेंट फैक्ट्रियाँ आई, बहुत से इंडस्ट्री आए, और हम लोगों ने तो
37,500 प्रदेश के डेली वेजेस को परमानेंट किया। ये तो एक को भी नहीं किए, सबका वादा करके। हमारे समय में भर्तियां निकली, पुलिस के एसआई की भर्ती निकली, रिजल्ट निकाल गया, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया और कैंसिल कर दिया। टीचर्स की भर्ती, हम लोगों ने जो पैसा दिया था यूपीएससी को 1454 के आसपास जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, उसमें इन्होंने निकाला पैसा हमारा था, क्योंकि हम लोग को सारी प्रक्रिया पूरी करके पीएससी को दे दिए थे। उसी भर्ती को एक बार ये निकाले, उसमें भी कुछ सौ भर्तियां किए, और उसमें भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के बच्चे हुए। ये सीजीपीएससी का मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट है सर। क्या लगता है इस बार चुनाव में ये मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहेगा? क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, युवाओं की भी नाराज़गी इसमें खुलकर सामने आ रही है। क्या बीजेपी इसको भुना लेगी इस बार? देखिए, भुनाने की बात नहीं है। नौजवान दो तरह से यहाँ पीड़ित रहा है। एक तो आपने कहा था कि रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 10 लाख नौजवानों को कहा, 2500 रुपये के हिसाब से 15,000 करोड़ रुपया होता है 5 साल में उनका। और आपने क्या किया? आपने मात्र अब तक 147 करोड़ रुपया बांटा है, मतलब 13,500 करोड़ आप ले गए। दूसरा, पीएससी सरीके जो राज्य की सबसे एक उच्च प्रतिष्ठित संस्था है, जिसके ये जो लोग चयनित होते हैं वो प्रदेश सरकार को चलाने के कार्यपालन होते हैं, एक मुख्य कड़ी होते हैं प्रशासन के, एसडीएम और डीएसपी। और एसडीएम और डीएसपी रैंक के अधिकारियों में आप इतना भ्रष्टाचार कर दिए कि जो लोग लिखे नहीं वो पास हो गए, और जो सही उत्तर दिए वो फेल हो गए। तो नौजवान आक्रोशित ही नहीं है। नौजवान इसलिए, देखिए, वो अगर उससे बेहतर कोई रहे तो वो स्वीकारता है, लेकिन उसको एक कमतर को आप बेहतर बनाओगे तो सब में गुस्सा आएगा, और वो गुस्सा निश्चित तौर पे मतदान में दिखाई देगा आपको। ईडी की छापेमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप ही के क्षेत्र के विधायक हैं, उनके यहाँ भी हुई, और उनका कहना है कि केंद्र की सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। जहाँ जिनको जाना चाहिए, खुद की पार्टी में ऐसे कई दागी नेता है जिनके पास अपूत संपत्ति है, उनका ठिकाना नहीं है कहाँ से पैसा है, उनके यहाँ छापा ना मार के जो निर्दोष है उनके यहाँ छापा मारा जा रहा है। निर्दोष जो अपने को बता रहे हैं, तो बताएं कि आरोप पत्र कैसे प्रस्तुत हो गया। देखिए, छापा मारना अलग होता है, एफआईआर भी होना अलग होता है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में जब सबूत मिलता है तब आरोप पत्र प्रस्तुत होता है। विधायक के खिलाफ 3 करोड़ रुपया कोल स्कैम का लिया गया है, और इनके द्वारा एडमिट भी किया गया है, और वो आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत है, कोर्ट के द्वारा स्वीकृत है। अब कोर्ट में इनका कन्विक्शन होगा या नहीं होगा, दोष सिद्ध होगा नहीं होगा, ये समय बताएगा। और जिन धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत है उसमें कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सज़ा है। जी, चुनाव दहलीज पर है। वैसे में केंद्रीय नेतृत्व तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में आ रही है, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, ऐसे तमाम बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं। क्या बीजेपी को स्थानीय नेताओं पर विश्वास नहीं है कि ये जीत दिला सकते हैं? उनके खड़गे जी यहाँ क्या करने आते हैं? उनके राहुल और प्रियंका गांधी क्या करने आते हैं? भाई, जिसके पास जो रहेगा वही तो आएगा। हमारे पास मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे पास बहुत हैं, तो वो आ रहे हैं। अब इनके पास 2 ही 3 हैं, परिवार वाले हैं, भाई बहन, मम्मी कम कम चलती हैं, और एक जो है नए आ गए हैं।
प्रियांश खड़गे के पिता डेंगू मलेरिया के, जो बोलते हैं कि सनातन को मानने वाले डेंगू मलेरिया है, उनके पिता खड़गे जी यहाँ क्या करने आते हैं? सनातन की बात उठा रहे हैं, जय श्री राम का नारा भी आपकी पार्टी बहुत ज़ोर शोर से लगाती है सर, लेकिन यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार ने इन बीते 5 सालों में उनके माँ को, भगवान श्री राम की माता कौशल्या को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आपके समय रहते क्या ये नहीं हो सकता था कि कौशल्या मंदिर बना दे, राम वन गमन पथ हम बना दे? राम वन गमन पथ पूरे केंद्र सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑलरेडी सारे जगह बन रहा, चित्रकूट के भी तरफ बन रहा। आप कितना बनाए हो, कुछ बनाए हो, आप तो वो हो जो राम के अस्तित्व पे सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न लगाते हो, और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि रामद्रोही कौन है। रामायण में एक प्रसंग है कि जब राम भक्त हनुमान संजीवनी लेने जा रहे थे तो काल नेमी नामक राक्षस भी राम नाम का दुसाला पहन के राम राम करके हनुमान जी को अपने उद्देश्य से भटकाने की कोशिश किया था। यहाँ भी राम भक्त जानते हैं कि काल नेमी कौन है और असली राम भक्त कौन है। काल नेमी आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो 5 साल गुजरे हैं, किसानों के लिहाज से देखा जाए तो आप कैसा देखते हैं? उन्होंने वादा किया, आपने कहा कि माफ़ नहीं कर पाएंगे कर्जा, लेकिन उन्होंने आते ही माफ़ कर दिया। अब आपके पास क्या रहेगा घोषणा पत्र में ऐसा कि बड़ा वोट बैंक जो आपने इतने सारे सीटें गंवाई हैं उसको हासिल कर सके? इन्होंने कहा था किसानों का सब कर्जा माफ होगा, सब किसानों का होगा। आज भी 4 लाख किसान ऐसे हैं जिनके कर्जे माफ नहीं हुए। आज भी 4 लाख ऐसे किसान हैं जिनके कर्जे माफ नहीं हुए हैं। ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा में दिए गए प्रश्नों के उत्तर के आधार पर। लेकिन यहाँ पे 36 वादे करके आई थी सरकार, 36 वादे, छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादे, उनमें से कितना पूरा हुआ है? क्या मानते हैं आप लोग, कितना नंबर देंगे इसको लेकर? शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा भी उभर के सामने आ रहा है धीरे धीरे। इन्होंने 36 में से 2-4 मुद्दों को छुआ है और वो भी काट काट के छुआ। इन्होंने कहा कि हम वेट कम करेंगे पेट्रोल पर से, और सरकार में आते ही 2019 में 2.5 रुपया बढ़ा दिया, तुरंत 5 रुपया बढ़ा दिया। इन्होंने कहा ग्रामीण महिलाओं को हम 4-4 गैस सिलेंडर देंगे, आज तक एक गैस सिलेंडर नहीं दिया। इन्होंने कहा कि 9वीं कक्षा के छात्रों को हम साइकिल देंगे, एक साइकिल नहीं दिया। इन्होंने कहा सबका बिजली बिल हाफ, सबका हटा दिया, फिर बोला कि घरेलू उपभोक्ताओं का हाफ, फिर उसमें भी जोड़ दिया 400 यूनिट, फिर उसमें भी बढ़ा दिया, पहले बढ़ाया फिर घटाया। और हमारे भिलाई के तो टाउनशिप के लिए CSPDCL को बगैर ट्रांसफ़र किए बिजली बिल हाफ योजना यहाँ के लोगों को हो ही नहीं सकती, ये बोलने वाली सरकार जब चुनाव आया तो 2 महीना बचा था, सितंबर पे अक्टूबर, अक्टूबर पे नवंबर की घोषणा किया, अभी भी वो भी बिजली बिल हाफ नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग भिलाई टाउनशिप के लोगों से वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनी तो सिर्फ ये 1-2 महीने का नहीं, 1 मार्च 2019 से जो प्रदेश के पूरे उपभोक्ताओं का इन्होंने बिजली बिल हाफ किया है माफ, वो हम लोग करेंगे। जी, ये जो आप बात कह रहे हैं पूरा माफ़ कर देंगे, लेकिन अभी भी ऐसे कई मुद्दे हैं सर जिनको लेकर सरकार असमंजस में है कि इनको कैसे किया जाए। रोज़गार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही। आपके नज़र में क्या लगता है कैसा छत्तीसगढ़ आप देखना चाहते हैं यहाँ पर? अगर आपकी सरकार आई तो किस ढंग का छत्तीसगढ़ निर्माण करेंगे आप? देखिए, जब हम लोग इनका नारा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आपका नारा क्या होगा? वो गढ़बो में वो गढ़बो है ना, उसको जो है ना वो गड्ढा वाला घड़ो, मतलब वो गड्ढा में चल दिया, वो गढ़बो नहीं हो रहा है, अब वो सब गढ़बो हो गया।
सब गड्ढे में चला गया। वो गढ़वों वाला छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ को गड्ढे में डाल दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी, उसके लिए 1 रुपया बजट नहीं है। मनरेगा का चुराया, कैंपा का चुराया, अन्य जो 15वें वित्त का था सरपंचों का वो पैसा लगा दिया। किसी गोठान में 4 पशु नहीं, चारा नहीं, चारागान नहीं, पशुएं मर गए, इनके पेंड्रा रोड में मरे। राहुल गांधी आए वहाँ पे, खड़गे आए वहाँ पे, और आप पूरे भिलाई सहित मुख्यमंत्री के भी क्षेत्र में जाओ, सब रोड पे घूम रहे। नाला एक विकसित नहीं हुआ। घुरवा के नाम पे बर्मी जो खाद जो है वो खाद है नहीं, नकली खाद भुरभुरा मिट्टी दे रहे हैं, किसान को मजबूर कर रहे हैं कि जब तक ये नहीं लोगे दूसरा खाद नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीज़ों का आक्रोश। लेकिन हम बहुत से विधायकों का इंटरव्यू लिया, हमने मंत्री जी का भी इंटरव्यू लिया, अमरजीत भगत जी का और कवासी लखमा जी का। उनका कहना है रीपा योजना को लोग बहुत स्ट्रांगली प्रस्तुत कर रहे हैं कि महिलाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए रीपा योजना के माध्यम से कई सारी उनको रोज़गार मुहैया कराया है। अगरबत्ती बना रहे। आप चले जाओ, यही ये गृह मंत्री का क्षेत्र है, आप चले जाओ यहाँ कोसा नाला जो रीपा का हाल है वो देखो आप वहाँ क्या हुआ है। गोबर बना करके लोगों ने बेचा था, उसका पैसा नहीं मिला 2-2 3-3 साल से। एक स्वायत्ता समूह हट गई, जो पैसा मांग रही दूसरा आया, उसको भी नहीं। कंडा बना करके बेचारे जो अपने बनाने का है वो गांव में बेच के अपना पैसा ले रहे। जो अमिताभ बच्चन को गया था ना गोबर वाला दिवाली का दिया, वो मालूम नहीं कौन बनाया, लेकिन जो बनाए थे ये इसमें उनको 1 रुपया नहीं मिला। रोजगार क्या है, आप चले जाओ, उनको 1 सप्ताह में मात्र 1200 रुपये 300 रुपये का जो है गोबर मिलता है, जिसको वो बनाते हैं। 4 महीने मतलब 4 सप्ताह हो गया तो 1200 रुपया महीना से उनका नहीं बनता। यहीं पे वो मछली पालने के लिए वो बना हुआ है तालाब, मछली है ही नहीं। ये चल जाए, बहुत दूर नहीं है, नेवई आप जाके देख लो। वो बकरा वकरा और क्या क्या रखने के लिए वो ये रखा है, कौन से जानवर, वो नहीं है। हम लोग गए देखे। तो ये तो देखो, कांग्रेस जो है झूठ और लूट की दुकान है। उनका पार्षद से लेकर के चावल चोरी वो करे, लोहा चोरी में उनके पार्षद के नाम है, पार्षद से लेके और वो दिल्ली में बैठे हुए लोग सब भ्रष्टाचार के आरोपी। कुर्सी पार के 2-2 पार्षद चावल चुरा लिए। मोदी जी 5 किलो चावल भेज रहे हैं, किसी को 5 किलो नहीं मिला। आप जाके पूछते ना, पूछ लेना 5 किलो किसी को मिला है क्या। इस 5 साल में भिलाई नगर के किसी क्षेत्र में एक नया प्रधानमंत्री आवास बना है तो देवेंद्र यादव से पूछ लेना, उसका नाम नंबर बता दो। पूछेंगे सर, बिल्कुल पूछेंगे। नहीं, हम लोग को बता रहे हैं, एक वार्ड में 1-2 तो नकली पट्टा बाबा बालकनाथ में बांट दिए कुर्सी पार में, और बोले 5 साल पहले बोलते हैं पट्टा देंगे पट्टा देंगे। पट्टा नहीं आया भिलाई में, भिलाई में चल रहा है सट्टा और कट्टा। आपकी सरकार थी तो आपको भी लग दे देना तो पट्टा। हमने दिया, हमने तो प्रधानमंत्री आवास बनाया, हमने तो आबादी पट्टा बनाया था और 1.5 लाख लोगों को बांटा है। उसी में से बचा हुआ छावनी में आबादी पट्टा कुछ बटा है इन लोगों का। जो ये पट्टा बोलते हैं लोगों को गुमराह करते हैं कि ये बीएसपी क्षेत्र में पट्टा बच जाएगा। आबादी पट्टा हमने 12 लाख बनाया था, 1.5 लाख बटा है। और अभी फिर केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार स्वामित्व योजना के तहत लगभग देश के 6 करोड़ लोगों को वो आबादी पट्टा जिसको हम बोलते हैं वो स्वामित्व, उनके गृह के स्वामित्व। कांग्रेस पार्टी इस बार कह रही है कि अब की बार 75 पार। आपका नारा क्या है? ये तो ऐसे शेख चिल्ली वाला है,
उन्होंने पहले बताया ना, कांग्रेस वाले जो है ना, एक झूठ को इतना लंबा खींचते हैं, बाद में पता चलता है कि जो ठग रहता है ना, दिल्ली के कभी वो पालिका बाजार में गए हो आप लोग, इतना रुपया बोलता है कि ऐसे चल ठगा करके जो है ना, तुम 10वें हिस्से में भी दोगे तो भी फायदा नहीं रहेगा। ये ठगों की सरकार है, झूठ और लूट की दुकान वाली सरकार है। इनका हर नेता नीचे से लेकर ऊपर तक झूठ बोलता है, और हर नेता कहाँ से लूट लिया जाए, चाहे वो लोहा चोरी हो, कोयला चोरी हो, शराब की हो, यहाँ तक कि वो जो ठेला में लगाते हैं चखना सेंटर से प्रतिदिन 3,000 रुपये लेते हैं। गार्डन हम लोग बनाए और 10-10 रुपया लोगों से वो शुल्क ले रहे हैं। आज पूरे भिलाई में चले जाओ, जितने ओपन गार्डन हैं, गार्डन और ओपन प्लेस, वो ओपन बार बन गए। औरतें दूर, शरीफ आदमी नहीं जाता, कोई टोक दिया तो उसके साथ अभद्रता होगी या मारपीट होगा। चक्कू चल रहे हैं, कटर मार दे रहे हैं। शराब छोड़िए साहब, इस भिलाई में ब्राउन शुगर बिक गया, बच्चे ब्राउन शुगर लेके घूम रहे हैं। ये 5 साल की उपलब्धि है। भिलाई के बच्चे जहाँ IITian निकलते थे, पूरे प्रदेश के मेट्रो से लेके अब्रॉड में है। यहाँ के इस 5 साल में भी बच्चे अब्रॉड गए, लेकिन वो महादेव सट्टा के नाम पे गए और वहाँ से स्किल अप होकर के आके यहाँ चला रहे हैं। पहले गार्जियन एक दूसरे गार्जियन से पूछता था, तुम्हारे बच्चे का पैकेज क्या है, तुम्हारा बच्चा BIT से पढ़ा, NIT में पढ़ा कि IIT में पढ़ा। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कितना ID है, 1 ID है, 2 ID है, 3 ID है। अरे इसी भिलाई में एक अविनेश सिंह नाम का बच्चा, जिसका कुछ नहीं था, उसके अकाउंट से 165 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में 8 महीने के। और उन सबसे कितना संबंध किसके? बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप महादेव नहीं। सट्टा ऐप, Yes. ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है यहाँ। अभी भी Yes. जांच सरकार तो कह रही है कि हम लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, हम कोने कोने से जो आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। सरकार ने वो ED कर रही है। देखो, 2 है, जांच तो ED वो कर रही है कि जो इस पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है उसकी जांच हो रही है। सट्टा कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है, भी तो धीरे धीरे आ रहा है। उसमें तो साफ ED ने जो पहला प्रेस रिलीज दिया, उसमें बोला है कि पुलिस के उच्च अधिकारी और पॉलिटिशियन जो CM हाउस से जुड़े हुए हैं, वे प्रोटेक्शन मनी लेकर के आंख मूंद करके इस सट्टा को चलवा रहे हैं। अब तो चुनाव दहलीज पर है, अगर आप आते हैं, आपकी सरकार आती है, तो कितनी कड़ी कार्रवाई होगी इन सब पर? तुरंत। अभी तो केंद्र में है हमारी, वो कर ही रही है। इससे ज़्यादा महादेव वाले सब गायब हो जाएंगे। और वो सारे, वैसे तो केंद्र सरकार भी कर रही है, तो भी ये छटपटा रहे। मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि ये कर दो, मुख्यमंत्री जी CBI दे दे, जांच हो जाएगी। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। कितना इस बार नंबर ला रही है बीजेपी यहाँ पे? बीजेपी यहाँ पे पूर्ण बहुमत लाएगी, अच्छे से कंफर्टेबल मेजॉरिटी रहेगी जी। तो माना जाए कि प्रेम प्रकाश पांडे जी इस बार फिर से भिलाई नगर का नेतृत्व करेंगे? बिल्कुल। यहाँ की जनता इस बार हमें अपना आशीर्वाद देगी, अपना स्नेह प्यार देगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। पार्टी ने हम पे भरोसा रखा है, उस भरोसे को, जनता के भरोसे के साथ हम जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता से अगर कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को सर, हमारे माध्यम से? आने वाले समय में आपको झूठ और सच के बीच में चुनाव करना है। IITian चाहिए कि महादेव ID वाले युवा चाहिए। भिलाई की जो दिशा गई है नशा मुक्त करने के लिए और
जो आतंक भय का माहौल शासन और प्रशासन के संरक्षण में और उनसे जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस 5 साल में हुआ, उससे मुक्ति के लिए भाजपा की सरकार बनाइए, मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाइए। तो ये थे भिलाई नगर से बीजेपी के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे जी। पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, जिनका साफ कहना है कि इस बार यहाँ पर नशा, सट्टा ये सब हावी रहने वाला है और इनकी सरकार अगर आती है, ये आते हैं तो एक झटके में इन सबको बंद किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चुनाव के बाद जब नतीजे आते हैं तो किनके पाले में गेंद जाती है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।